नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जगेंद्र सिंह चौहान के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सियाचिन में पेट्रोलिंग के दौरान प्राणों का बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेहद ही दुखद है, हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है और इसी के साथ में उन्होंने परिवार से हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। दुखद है हमारे बीच में से और हमारे हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का वीरगति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें, उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ इस समय में परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी। रूस के यूक्रेन पर हमले करने के बाद वहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिन लोगों के स्वजन या फिर बच्चे वहां पर फंसे हैं वे काफी चिंतित हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसे उत्तराखंडियों की मदद के लिए शासन प्रशासन के उच्चाधिकारी लगातार संपर्क में हैं। अधिकारी उनकी हर संभव मदद के लिए लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के छात्र और अन्य लोग जो यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसके लिए हमने एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया है और इसी के साथ में टोल फ्री नंबर 112 भी जारी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहां फंसे 1500 भारतीय छात्रों की जानकारी दी है। ये छात्र यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं। भारत ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जो अभी घटनाक्रम पैदा हुआ है उसमें हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ अध्ययनरत हैं, उन सभी को वापस लाने के लिए उनके परिवार के लोग, उनके अभिभावक सभी चिंतित हैं। उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक की है और उस बैठक में हमने एक नोडल अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम के लिए बनाया है जो बात करेगा, और साथ ही साथ हम विदेश मंत्रालय के भी लगातार संपर्क में हैं। हमने आज NSA अजीत डोभाल जी से भी बात की है कि उनको जल्द से जल्द कैसे वापस लाया जाए। साथ ही हम जो हमारा स्थानीय आयुक्त कार्यालय है दिल्ली का, वो भी लगातार संपर्क में रहेगा। हमारा हर संभव प्रयास है और हमने एक नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री नंबर। उस टोल फ्री नंबर पर सभी अपने अपने जो भी जिनके भी बच्चे वहाँ पर हैं उनका पूरा ब्यौरा दे सकते हैं। उसके आधार पर हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय को भी दे रहे हैं, ऊपर भी दे रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी सकुशल भारत लाया जाए, स्वदेश लाया जाए। अभी तक हमें 92 लोगों की आधिकारिक सूचना यहाँ से मिली है। हम अन्य लोगों को भी अभी जिलाधिकारियों को। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने यूक्रेन में मौजूद विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सभी तैयारियों की जानकारी दी है। डीजीपी ने कहा कि जो उत्तराखंड का जनरल हेल्पलाइन नंबर है 112, उस पर यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। अब तक 78 से ज्यादा लोगों की जानकारी मिल चुकी है। 112 नंबर जो हेल्पलाइन है हमारी, जो जनरल इमरजेंसी नंबर है उत्तराखंड पुलिस का, पूरे देश की पुलिस का, उस पे डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया है कि जिसके लोग भी फंसे हैं उनका पूरा डिटेल 112 पर उपलब्ध करा दें। अभी तक हमारे पास 78 लोगों की डिटेल आ चुकी है। बाकी और कोई छूटे होंगे तो मुझे लगता है आज उनके भी नाम पता सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको फिर आगे भेज दिया जाएगा। तो सर ये जो लोग जिनके डिटेल्स आ रहे हैं इनको मतलब कहाँ भेजा जा रहा है? नहीं, देखिए वो तो कंपाइल हो रहा है कि भाई एक नेशनल लेवल पे भी तो कंपाइल हो रहा होगा ना कि हमारे कितने लोग हैं वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं से डाटा उन्होंने भी इकट्ठा किया होगा। कई बारी जहाँ से डाटा लेते हैं वो पूरी तरह से उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ छूट जाती हैं, तो इसलिए हम स्टेट का हमारा कोई आदमी छूटने ना पाए, इसलिए हम पब्लिक से भी इकट्ठा कर रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी जो उत्तराखंड के निवासी।
यूक्रेन में काफी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की सरकार कवायद कर रही है और ऐसे में वहां रह रहे लोगों के परिजन काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड के भी कई युवा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके परिजन चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने वतन वापस लौट आएं। उत्तराखंड के युवाओं के परिजनों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। हालांकि इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भी पहल तेज कर दी है। ये जो बेटे हैं उनका नाम और वो यूक्रेन में है, क्या बातचीत हो पा रही है? बिल्कुल, मेरी लगातार उससे बातें हो रही हैं और अभी भी 5 मिनट पहले भी मेरी उससे बात हुई थी और मैं उसके लगातार टच में हूँ। और वो वहाँ MBBS कर रहा है लिविव मेडिकल कॉलेज में और 2nd ईयर का छात्र है वो अभी। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके साथ हैं? कोई ऐसी बात हो पाई? हाँ, मेरी अभी उससे बात हुई कि आप लोग कितने हैं उत्तराखंड के, तो वो बता रहा था हम लोग 7-8 लोग हैं, लगभग 7-8 लोग अभी साथ हैं वो लोग, जो बिल्कुल एक दूसरे के टच में हैं। अच्छा, क्या सरकार ने बात करने की कोशिश की? आपसे कोई डाटा आपसे लिया गया है कि यहाँ से किसी ने आपसे संपर्क किया है या केंद्र सरकार की ओर से कुछ? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक कॉल आई थी कि CM ऑफिस से आपको कॉल आएगा और आप टच में रहना। और दूसरा, मेरे को लोकल इंटेलिजेंस का फोन आया था, उन्होंने मेरे बच्चे के बारे में इंक्वायरी की थी मुझसे और ये भी पूछा, वहाँ का नंबर लिया था मेरे बच्चे का और ये पूछा था कि उसके साथ और कौन कौन बच्चे हैं। तो वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी मुझे कॉल आई थी और बाकी मीडिया तो मुझे लगातार कॉल कर ही रही है। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात हो रही है आपकी? हाँ, बिल्कुल, लगातार मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही है। अभी बच्चा सेफ है, बीच में उनके वाईफाई कनेक्शन वो कांग्रेस SC विभाग नैनीताल के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार से अपील की है। इंद्रपाल आर्य ने राज्य के नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द यूक्रेन से भारत के लोगों को वापस लाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार की कगार पर है, राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सुरक्षित वापस लाने के लिए मैं भारत सरकार और मंत्रालय से ये निवेदन करना चाहता हूं। तो हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। ये धमकी से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट हैं उन पर कहीं प्रॉब्लम ना आए। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में MBBS कर रहे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। उसमें उत्तराखंड के भी कई छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहे युद्ध से छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बन गया है और अब परिजन लगातार अपने बच्चों से फोन पर बात कर कुशलता पूछने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के नेता जमीर हसन ने बताया कि मैंने अपने बेटे से बात की है और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आश्वासन दिया है कि PMO से लगातार वार्ता की जा रही है। उत्तराखंड के छात्रों को भी सकुशल वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। शासन ने उसकी ईमेल, पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निशंक जी से बात हुई थी। निशंक जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं, आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने PMO से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से। विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी, जिसको लेकर अल्मोड़ा के होटल मैनेजमेंट में जनपद की 6 विधानसभाओं की सभी EVM मशीनों को कड़े सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसका अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC ने होटल मैनेजमेंट में बने स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने यहां की सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम का रूटीन चेकिंग की गई है, सभी व्यवस्थाएं सही हैं, फिर भी कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए कहा गया है। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि टाइम टू टाइम जो है समय पर हमें स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करना है। तो इसी तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था में मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कवर्ड नहीं है, सब कुछ संतोषजनक है। यहाँ पे सभी CCTV व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग फिस्किंग व्यवस्था सभी का जायज़ा लिया हमने
स्ट्रॉन्ग रूम्स के सामने का CCTV व्यवस्था सब कुछ देखा हमने, संतोषजनक ही पाया गया है। भारत सरकार की मनरेगा के कार्यों की जांच अब ऐप के माध्यम से होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना चलाई जा रही है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 2021 और 2022 के लिए 17 लाख दिन के कार्यों का लक्ष्य रखा गया है, जो अब पूरा होने जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया है कि शासन के लक्ष्य के अनुसार जनपद में लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए अब एरिया ऑफिसर ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से जिला स्तरीय और खंडों के अधिकारियों द्वारा कार्यों की जांच की जाएगी और कार्यों के फोटोग्राफ गूगल के अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जनपद में मनरेगा के कार्य प्रगति पर हैं और साथ ही इनकी खामियों को भी दूर किया जा रहा है। हमारा जो लक्ष्य रखा गया था मनरेगा का, वो करीब 17 लाख का रखा गया था। पिछले 2 माह में, क्योंकि आचार संहिता में अन्य सभी प्रकार के कार्यों पे रोक रहती है, केवल मनरेगा में ऐसे कार्य जो पहले से ऑनगोइंग हैं उनको अलाउ किया जाता है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में मनरेगा में जो मैंडेज में बहुत अच्छी प्रगति आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस बारी हमारा शासन ने हमारा लक्ष्य तय किया है उसको हम क्रॉस करेंगे। इस बारी गवर्नमेंट ने एक नया फोकस दिया है कि जो हमारे मनरेगा में वर्क्स टेकअप किए जा रहे हैं उनका एक किस्म से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। एरिया ऑफिसर ऐप एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक अधिकारी को, जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं और जो खंड विकास अधिकारी हमारे जितने भी हैं, उनको अलग अलग ग्राम सभाओं में जाकर इन योजनाओं का वेरिफिकेशन करना है और फोटोग्राफ्स जो हैं जियो टैगिंग सहित अपलोड की जानी है। तो इससे कार्यों की गुणवत्ता पे भी और कार्य जो हुए हैं उनका एक संख्यात्मक हम अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के चेक पोस्ट मोहान में शुक्रवार को प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर सौरभ सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली, मुरादाबाद, रामनगर और अन्य जगह से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोविड RT-PCR रैपिड टेस्ट लगातार कर रहा है, जिसमें 100 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया। हमारे वहाँ 100 लोगों की जो है टेस्टिंग होनी है। इसका मेन पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में और लोगों को कोरोना ना हो, तीसरी लहर को देखते हुए और लोगों को भी सेव करा जा सके। बसों में इतनी भीड़ है, उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो है। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर से अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है। खनन माफिया प्रशासन की मिली भगत से अवैध रूप से धरती का सीना चीरकर लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला इस ओर कोई ध्यान नहीं देता नजर आ रहा है, जिससे कि आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौसमी धान लगाने से इतना पानी खर्च हो सकता है कि जितना क्रेशर सौम्य के द्वारा पानी को बर्बाद किया जा रहा है, और जिस बर्बाद पानी के द्वारा क्षेत्र के अंदर जो पशु जानवर उसको पी रहे हैं, उन जानवरों की मृत्यु हो रही है। मैं उस विकलांग और अंधे प्रशासन को कहना चाहूँगा, यहाँ क्षेत्र का जो प्रशासन है, सीधा सीधा मैं खा के SDM का कहूँगा, जिसकी जिम्मेदारी है क्षेत्र की रक्षा करना। आप IAS हैं, आप PCS बन के बैठे हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी होगी, आपको ये नहीं पता कि क्षेत्र के अंदर क्या समस्या आ रही है। कि कुछ क्रेशर वाले सरकार द्वारा कोई खड्डा खोदने की परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करके लाखों टन माल इकट्ठा कर लिया, सामग्री इकट्ठी कर ली है और अपने वारे न्यारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में, जल स्रोत सूख गया है, नल सूख गए हैं और 10-10 मोटरें लगाकर 10-10 इंची आप जाएंगे देखेंगे कि धरती माता को कैसे चीर रखा है इन्होंने, पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। अपने सरकार के कर्मचारियों से मिलकर जो यहाँ पर खनन अधिकारी लेगा है, उसके माध्यम से ये कहते हैं, हम जानकारी रखते हैं अपनी, कि खनन क्षेत्र अधिकारी से मिलकर ये क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। पानी का जल स्रोतों को लेके हमने SDM साहब को, DM साहब, उप जिलाधिकारी को, खनन विभाग को और पोल्यूशन विभाग को, सबको हमने लेटर दिए कि हमारे यहाँ 20 फुट का पानी का लेवल है। ये अवैध खनन अपने निजी स्वार्थ के लिए अवैध खनन करके ये पानी निकाल के पानी बाहर डाल रहे हैं, जिस पानी का नाजायज उपयोग हो रहा है। जबकि जल ही जीवन है का नारा दिया सरकार ने, लेकिन ये उस पानी को व्यर्थ बहाकर हैं, यहाँ के जो नल सूख रहे हैं
और पानी जो बोरों में खेत के बोर लगाने से सिंचाई बोर है वो भी सूख रहे हैं। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। हमने सब शासन प्रशासन को सब लिखित में भी दिया, वैसे मुलाकात भी की, मौखिक रूप से किया, किसी ने कोई इस पे ऊपर असर नहीं किया किसी ने, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर तक पैसा जाता है हमारा। हम तो पैसे के बिना, पैसे के बल्ले पे ऊपर चलाते हैं। हम तुम जो कुछ मर्जी कर लो, हम तो और कुछ नहीं कर सकते। में आया है कि ग्राम कुंडेश्वरी में खनन की शिकायत को लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस पे शीघ्र ही खनन विभाग के साथ और राजस्व विभाग द्वारा राजधानी देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में ज्वेलर्स से हुई लाखों की लूट का पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया है। मामले में टीम ने बिजनौर के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर लूटी हुई ज्वेलरी और नकदी भी टीम ने जंगल से बरामद कर ली है। बदमाशों के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस और 1 तमंचा भी पुलिस ने जब्त किया है। बदमाशों के पकड़े जाने पर जहां व्यापारियों ने पुलिस की जमकर प्रशंसा की है, वहीं एसएसपी जन्मेंजय खंडूरी ने पुलिस और एसओजी की टीम को 5,000 रुपए का नगद इनाम देकर हौसला अफजाई किया। देखिए, जो 18 फरवरी को एक सर्राफ के यहाँ पर लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो वादी ने बताया था कि 2 अभियुक्त दुकान में घुसकर मैन हैंडलिंग भी की गई और उनके द्वारा वहाँ पर लूट कारित की गई, जिनके द्वारा वहाँ पर जो कैश पड़ा था और जो सोना चांदी था उसको लूट कर ले जाया गया। इसके बाद हमारे द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई, हमारी एसओजी की टीम बनाई गई और वहाँ पर हमने सारा मुखबिर तंत्र को भी आगाह किया। तो उससे जो हमको लीड्स मिली, जो हमने सीसीटीवी भी देखे, सेल साइट भी देखा, तो उससे काफ़ी हमको सुराग मिले। देखिए, खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर एक ज्वेलर्स से लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है और इसी के साथ में कार्रवाई पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने की है और इसमें जो भी लूटा गया सामान था उसको पुलिस ने बरामद किया है और इसी के साथ में जो आरोपी थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने जिस टीम का जो सहयोग दिया था उसको लेकर भी एसएसपी ने उस टीम का प्रशंसा की और वहीं उसके लिए इनाम भी जारी किया। विद्युत वितरण खंड श्रीनगर बिजली के बकाये बिलों को वसूलने में जुट गया है। इसके लिए नए वित्तीय वर्ष से पहले विद्युत विभाग उन सभी उपभोक्ताओं का सूचना दे चुका है जिनके बिल लंबे समय से भरे नहीं गए हैं। इनमें से मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी विभाग शामिल हैं। वहीं विद्युत वितरण खंड श्रीनगर ने 3 बड़े संस्थानों को चिन्हित किया है जिन पर भारी भरकम बिल बकाया है। इसमें बीएसएनएल, जल संस्थान और नगर क्षेत्र के स्कूल शामिल हैं। अधिशासी अभियंता YS तोमर ने बताया कि बीएसएनएल पर अभी 15 लाख रुपए तक का बिल बकाया है। वहीं सरकारी स्कूलों को भी 17 लाख तक बिजली का भुगतान अभी और करना है। दिसंबर माह में ही जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सबको जो है उस समय के जो भी ड्यूज थे उससे अवगत करा दिया गया था। पर्सनली हमने उपखंड अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी कि आप जाके सारे कार्यालयों में पर्सनली संपर्क करें। ड्यूज की यदि मैं बात करूं तो जैसे भारत संचार निगम है, बीएसएनएल है, उस पर लगभग, हालांकि उनका 3-4 महीने में पेमेंट सेंट्रली आता रहता है, और वर्तमान तक की मैं यदि इस बात करूं तो इस समय उन पर लगभग 15 लाख रुपए तक का बकाया मेरे खंड से संबंधित है। इसी तरह से जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी अक्टूबर में लास्ट पेमेंट आया है, अक्टूबर 2021 में, लेकिन वो जो पेमेंट आया वो पार्ट पेमेंट के तौर पे आया है। और वर्तमान में जितने भी मेरे पास स्कूल्स हैं मेरे खंड के अंतर्गत उस पर लगभग मोटा मोटा लगभग इस समय 17 से 18 लाख रुपए तक का बकाया है। जल संस्थान में काफ़ी बकाया है इस समय, उनका पेमेंट पिछले माह भी जो है तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आया है मेरे खंड में। आपको बता दें कि बिजली बकाया बिजली बिल को वसूलने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अधिशासी अभियंता ने इसकी जानकारी दी है। उसी के साथ में उन्होंने कहा है कि अब जो भी बिल बकाया है उसके लिए सभी को नोटिस जारी हो चुका है और इसके खिलाफ जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ में लाखों का जो बिल है वो कई
जगहों पर बका है, इसके लिए बिजली विभाग ने जो अपनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। उत्तराखंड में जहां सरकारें पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के दावे करती हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर की कमी से दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली जिले का स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पाई गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सक हो या फिर MBBS डॉक्टर, सभी अपना त्यागपत्र देकर पहाड़ों से वापसी कर रहे हैं और ऐसे में अब सरकार को इस बारे में चिंता जाहिर करनी चाहिए कि आखिर डॉक्टरों के इस्तीफे के सिलसिले को कैसे रोका जाए। तो मुझे कमी लग रही है, मैं खुद अपने डिपार्टमेंट की कह रहा हूँ। यहाँ हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे ज़िले में 2-3 आए थे, लेकिन वो भी नौकरी छोड़ के चले गए। तो इस पर हमने शासन को लिख दिया है उनके, भाई क्या इनके कारण है, कैसे हम इनको जो है रोक सकते हैं, हम कैसे ऐसे पॉलिसी बनाए। हमने अपने DG साहब से डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, उसके रहने की मेन तो यहाँ पे आधा मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पे बड़े दुख की बात है कि डॉक्टरों के लिए रेजिडेंसी नहीं बनाई, इतना बड़ा अस्पताल बन गया है। हमारे सारे डॉक्टर किराए पर रहते हैं। रात में कोई ड्यूटी, कोई केस आता है तो उनको फिर जो है ऑन कॉल आने में टाइम लगता है, जिससे मरीज का समय ख़राब होता है। तो एक रेजिडेंस की प्रॉब्लम है। फिर जो स्पेशलिस्ट आएगा उसके लिए भी रेजिडेंस चाहिए। फिर और कई मूलभूत समस्याएं जिस कारण स्पेशलिस्ट इस चिकित्सा पद्धति में हमारे उत्तरांचल में कमी है सब जगह। तो उस पर तो एक बड़े विचार और गहन मंथन की जरूरत है। हाल ही में अस्पताल में डॉक्टरों की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। थराली सामुदायिक केंद्र में अभी डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर मरीजों को परेशानी हो रही है और ऐसे में लगातार यही मांग की जा रही है कि वहां पर डॉक्टर्स की तैनाती की जाए ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। और वहां पर जो भी अनियमितता हैं उनके चलते जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो वहां से बाहर चले जाते हैं, रिजाइन दे देते हैं। और इसी के लिए जो वहां के लोग हैं उन्होंने यही मांग की है कि सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां पर सरकार बात करती है कि उत्तराखंड में एक और एम्स बनाया जाएगा, लेकिन जो कि स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां के, उनमें डॉक्टरों की तैनाती नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और ऐसे में मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल कालागढ़ क्षेत्र में जंगली हाथी ने युवक पर हमला कर मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें कि कालागढ़ की आवासीय कॉलोनियों में जंगली हाथियों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। वहीं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई हवाई फायरिंग से हाथियों को भगाए जाने से विचलित हाथी ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर आवासीय परिसर में जंगली हाथी के हमले की घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 2022 को नई कॉलोनी कालागढ़ के निवासी श्री विजेंद्र सिंह द्वारा सूचना दी गई थाना पर कि उसके चाचा को हाथी के द्वारा घायल करने से मृत्यु हुई है। इस सूचना पर मैं SO उमेश कुमार, मैं फोर्स के। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।